हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था 2019 दिसंबर के सीटेट पेपर 1 का सीडीपी पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का पेपर 2 जो है सीडीपी पोर्शन, हम उसका डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर आते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही हमारे कॉन्सेप्ट दोनों के सेम ही रहते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाता है और लेवल वही रहते हैं, लगभग सेम टू सेम दोनों में ही रहते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों और आप लोगों को लगता है कि मेरा ये चैनल आप लोगों को सीटेट के लिए यूज़फुल कंटेंट दे सकता है, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंच चुके हैं और हम लोग अब सीडीपी का 2019 का जो पेपर है उसका सेकंड पेपर का सीडीपी पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। और ये ई सेट है, हम लोग डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन एक दिन में डिस्कस करेंगे, तो 3 दिन लगेंगे 30 क्वेश्चन डिस्कस करने में। लेकिन ये लगातार तीनों वीडियोस आएंगी आप लोगों के पास और आप लोग इसे देख पाएंगे। और जो भी आप लोगों के डाउट बचेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंज कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास प्रारूप की अवस्था को दर्शाता है? तो हम लोगों ने कोलबर्ग की जो थियोरी है उसे हम लोगों ने डिस्कस की थी और उसमें 3 अवस्थाएं बताई गई थी। तो एक प्री कन्वेंशनल है, पूर्व परंपरागत, एक है कन्वेंशनल परंपरागत और एक था पोस्ट कन्वेंशनल मतलब कि उत्तर या पश्चिम परंपरागत। ये 3 स्टेज में, इन 3 लेवल में 6 स्टेज बताए गए थे। तो 6 स्टेज में से ये किसकी बात कर रहा है कि मैंने तुम्हें कल अपना दिया था तो तुम्हें आज अपना देना चाहिए मुझे। तो हम लोगों ने देखा था ये टिट फॉर टैट वाले में आता है। मतलब कि यहाँ पे हम इस बात से समझ सकते हैं कानून व्यवस्था की बात यहाँ पे हुई नहीं है, आज्ञा पालन की भी बात यहाँ हुई नहीं है, अच्छा दिखाने की अपने की कोशिश नहीं की जा रही, आदान प्रदान की बात यहाँ पे हो रही है, एक्सचेंज या कन्वेंशनल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सचेंज कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें कल अपना दिया था तो तुम अभी मुझे अपना दोगी। तो ये वाला मतलब टिट फॉर टैट वाले में ये शामिल किया जाएगा। तो आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो इसे बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। हम लोगों ने ये क्वेश्चन वहाँ पर भी किया था और यहाँ भी कर रहे हैं क्योंकि पेपर जैसे जैसे आया है हम लोग सारे उसी तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक को इंक्लूड करके। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि समाज में जो लिंग होते हैं जैसे कि मेल हो गए, फीमेल हो गए, और उनके लिए उपयुक्त माने जाने वाली अवधारणा। मान लेते हैं कि फीमेल के लिए लोग मानते हैं कि घर का काम अच्छा है और मेल के लिए मानते हैं कि वो बाहर का काम करेंगे। तो जो ये धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर, उस अवधारणा को हम क्या कहेंगे? तो इसमें ऑप्शन दिया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर विभेदीकरण। तो जेंडर विभेदीकरण की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अवधारणा को क्या कहेंगे इसकी बात हो रही है। जेंडर भूमिका की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे, जेंडर रोल की बात नहीं हो रही। उसके बाद जेंडर को पहचानने की भी बात नहीं हो रही यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है, जेंडर रूढ़िवादिता की बात की जा रही है इसमें। क्योंकि जेंडर रूढ़ि स्टीरियोटाइप में मतलब कुछ अवधारणाएं होती हैं जो फिक्स्ड हो जाती हैं कि इस जेंडर को ऐसा काम करना चाहिए तो इस जेंडर को ऐसा काम करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आजकल के जो पाठ्यचर्या है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें शामिल किया जा रहा है कि पिता जो है वो घर का काम कर रहे हैं और जो माता है वो साहसिक कार्यों में लगी हुई हैं। तो ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है?
बुक्स में। मतलब इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है। तो सशक्त करने की बात नहीं दिखाई जा रही यहाँ पे, जेंडर पक्षपात को सशक्त करना नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे मतलब काम को बदल दिया गया है कि जो मतलब जो हमारे समाज में अवधारणा बनी हुई है कि मेल ये काम करेंगे, फीमेल ये काम करेंगी, अब हमारे पाठ्यचर्या में उसे चेंज करके अपोजिट करके दिखाया जाता है कि मेल जो है वो फीमेल का काम भी करेंगे, फीमेल जो है वो मेल का भी काम करेंगी। तो ये तो पहले ऑप्शन को तो पहला ही गलत हो गया। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो हमारे समाज में रूढ़िवादी विचार बन गए हैं ये एलिमिनेट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, कि जो हमारे समाज में ये रूढ़िवादी विचार बन गए हैं कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, घर का काम करना चाहिए और मेल को ही जो पुरुष होते हैं उन्हें ही साहसिक कार्य करना चाहिए, बाहर का कार्य करना चाहिए, फाइनेंशियल कार्य करना चाहिए। तो इसे तोड़ने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है, इस विचार को तोड़ने के लिए, खंडित करने के लिए दिखाया जा रहा है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। और जो थर्ड ऑप्शन है देखते हैं वो क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि इट एम्स टू इनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद डी जो है इंक्रीज करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे इंक्रीज करने की बात नहीं चल रही है, जेंडर विभेदीकरण को बढ़ा नहीं रहा बल्कि ये घटाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा आंसर होगा वो 3 होगा। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। वाइगॉत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित करता है तो हम उसे क्या कहते हैं। तो ये मैंने वाइगॉत्स्की की थियोरी में बहुत अच्छे से बताया था कि जो सहयोग के द्वारा हम किसी की परफॉर्मेंस की बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होती है, स्कैफ फोल्डिंग होती है, पाड़, या फिर हिंदी में इसे ढांचा और मचान भी इसे हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश में याद रखते हैं तो स्कैफ फोल्डिंग याद करना काफ़ी सही है, वो वही कभी बदलता नहीं है और हिंदी में तो 3-4 वर्ड अलग अलग करके आ भी जाते हैं कभी कभी। तो वहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग की यहाँ पे बात नहीं की, और यहाँ पे समीपस्थ विकास का क्षेत्र तो ये है नहीं, क्योंकि वो संभावना होती है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और जो पहुँचने का जो हमें पहुँचने के लिए वहाँ पर हेल्प दिया जाता है उसी को हम स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। और जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि मैंने जीन पियाजे का, गार्डनर का, और उसके बाद कोहलबर्ग का, और उसके बाद वाइगॉत्स्की का, इन चारों थियरीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। और सीटेट में अभी तक जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके साथ कंप्लीट कराया है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। और जो 5वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पिक निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो यहाँ पे डिडक्टिव हाइपोथेटिकल रीजनिंग की बात कर दी गई है और परिकल्पिक निगमनात्मक तर्क की बात की गई है। तो यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज की बात नहीं हो रही, संवेदी चालक अवस्था की बात नहीं हो रही, प्री ऑपरेशनल की भी बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि प्री ऑपरेशनल जो सेकेंड स्टेज होती है और उसमें हमारे पास हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग नहीं आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में भी नहीं आती है। जो सबसे लास्ट स्टेज होता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा जो होता है वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चों में डेवलप होती है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चों में डेवलप होती है। तो इसके हिसाब से ये चौथा आंसर हो गया है। और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई है, और 2 वीडियो, मतलब एक नहीं, इसके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाई है, कंप्लीट जीन पियाजे की थ्योरी है, उसमें आप देख सकते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पर। अब हम लोग अगले 6वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। इसमें मतलब डैश दिया गया है, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो सामाजिक प्रतिक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ की बात हम डायरेक्टली देख के ही बोल सकते हैं कि इसके बारे में किसने कहा था। इसके बारे में लेव वाइगॉत्स्की जी ने कहा था, मतलब इन्होंने ही सामाजिक और सांस्कृतिक
संबंध के बारे में बात की थी और इन्होंने ही सोशल इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। जीन पियाजे का हमें पता ही है कि उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, और लॉरेंस कोहलबर्ग का तो नैतिकता का सिद्धांत ही है, और इसके बाद एल्बर्ट बैंड्यूरा का अगर देखें तो मॉडलिंग का सिद्धांत है, तो इससे कोई संबंध नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। और अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी शिक्षा में अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो तार्किक बहस के कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल वाला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल की बात नहीं कर। पियाजे जो है वो कॉन्क्रीट मटेरियल्स की बात तो करते हैं लेकिन केवल कॉन्क्रीट की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ तो ये गया। उसके बाद केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर, तो केवल यहाँ पे डायरेक्टली इसको भी कट कर देते हैं क्योंकि निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही नहीं डिपेंड करना है, नहीं डिपेंड रहना है हमें। तो ऐसा क्या करना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करने की बात, ये भी नेगेटिव पॉइंट ही है क्योंकि हमें प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है बच्चों को, डिस्करेज नहीं करना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकलता है एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर हमारा निकलता है, और वैसे भी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे यही सेकंड पॉइंट ही है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करें बच्चों के सामने जिसमें बच्चे अपना तर्क लगाकर समाधान निकाल सकें। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट होगा वो सही होगा। और मैं आप लोगों से एक बात और कह दूँ कि एग्जाम में अगर कभी कभी हमारा नॉलेज काम नहीं आता तो कभी कभी हम एलिमिनेट करके आंसर बहुत सही निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी हमें डाउट, थोड़ा सा भी डाउट होता है, वहाँ पे आंसर को एलिमिनेट करके ही निकालना चाहिए, तो वहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब हम लोग 8वें क्वेश्चन पर चलेंगे। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, what would be the characteristics of a person with logical mathematical intelligence? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि की बात यहाँ पे कर दी गई, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात की गई है। मैंने हावर्ड गार्डनर का भी बहुत अच्छे से ये कराया है वीडियो, और उसके साथ मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं उनके, जितना भी 2011 से लेके 2019 दिसंबर के पेपर में आया है, सारे क्वेश्चन को मैंने एक अलग से वीडियो में कराए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो अगर हम देखें तो ध्वनि ताल की बात तो इन्होंने की नहीं, मतलब यहाँ पे तार्किक गणितीय बुद्धि में तो ध्वनि ताल की बात होगी नहीं, ठीक है, तो ये तो गया। राइम साउंड की बात तो नहीं हो रही है। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की क्षमता, तो वो स्पाशल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं है इसमें। और उसके बाद संगीतमय अभिव्यक्ति की तो बात ही नहीं की इन्होंने, तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें तार्किक गणितीय बुद्धि को निकालना है। तो वहाँ पे डायरेक्टली डी आंसर सही हो रहा है, हम इसे एलिमिनेट भी कर पा रहे हैं, और डायरेक्टली हम इसे देख भी सकते हैं कि पैटर्न को खोजना, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता किसमें होती है, जिसकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी होती है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा। अब हम 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, the process by which children develop habits, skills, values and motives that make them responsible, productive members of society is called। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये डायरेक्टली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम समझ पा रहे हैं कि ये सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, समाजीकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह प्रक्रिया मतलब समाजीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे बच्चों के हैबिट फॉर्मेशन होता है, बच्चों का स्किल, कौशलों का निर्माण होता है, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ आती हैं और बच्चे अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। तो ये जो बच्चों को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो ये समाजीकरण ही होती है जो बच्चों को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाती है। और तो मुख्य धारा से जुड़ने की बात नहीं कही, मेन स्ट्रीमिंग की बात नहीं हो रही, डिफ्रेंसिएशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, इंक्लूजन या समावेशन की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो ए बन रहा है। और उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन
ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में देखते हैं कौन सा कथन सही है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। एकमात्र कारण की वजह से ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, ओनली यहाँ पे आ गया, यहाँ गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध की बात हो रही है, तो एकमात्र कारण तो नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आनुवंशिकता का भी कुछ रोल होता है, क्योंकि आनुवंशिकता का भी कुछ रोल है, कुछ पर्यावरण का भी रोल है, दोनों का ही रोल है, तो हम किसी एक को नहीं मान सकते। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से गलत होते हैं। थर्ड है जो, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, तो ये तो एकदम ही गलत है कि मतलब तो प्रभावित करेगा कौन, जब आनुवंशिकता प्रभावित नहीं कर रहा और पर्यावरण भी प्रभावित नहीं कर रहा, तो प्रभावित कर कौन रहा? तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है। तो जो चौथा ऑप्शन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, तो बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। तो जो हमारा आंसर हो रहा है वो हम एलिमिनेट भी कर पा रहे हैं इसे, और हम इसे समझ भी पा रहे हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का बराबर का ही रोल, अगर बराबर का रोल कहे या ना कहे, लेकिन वुडवर्थ ने क्या कहा था, आनुवंशिकता इनटू पर्यावरण मतलब कि इन्वायरमेंट, तो इन्होंने ये कहा था। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक को जीरो मान लेंगे तो दोनों, तो इसका रिजल्ट भी जीरो ही आएगा। तो इसीलिए उन्होंने प्लस माइनस कुछ नहीं कहा, इन्होंने H/E कहा था, और ये बिल्कुल सही है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण जो होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपको मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।